अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स। और जो टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे एनर्जी ऑफ मसल कंट्रैक्शन और फिर हम देखेंगे लोकोमोशन। एनर्जी ऑफ मसल कंट्रैक्शन, एनर्जी जो है मसल कंट्रैक्शन में जो एनर्जी कहाँ से मिलती है? एटीपी के थ्रू। ठीक है। और एटीपी कैसे आता है? मसल्स में स्टोर हुए होते हैं ग्लाइकोजन। ठीक है। जब वो उनमें से फिर बनते हैं ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के नतीजे में बनते हैं एटीपी। अब जो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उनकी ब्रेकडाउन होती है तब वो एटीपी बनाते हैं। ठीक है। और जो अगर इससे भी कभी हाई मेटाबॉलिज्म हो और एनर्जी चाहिए हो तो फिर वो प्रोवाइड की जाती है। एक सब्सटेंस है जिसका नाम है केराटिन फॉस्फेट। और अगर कभी ऐसा हो कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो और लेकिन इसकी रीजन में क्या हो सकती है? वेरी हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है। जब से कुछ लोग बहुत ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करें तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अब जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन के बगैर। ठीक है। उसे हम कहेंगे एनारोबिक, कि विदाउट ऑक्सीजन जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो वो बना देता है लैक्टिक एसिड इंस्टेड ऑफ एटीपी। लैक्टिक एसिड जो है फिर जब रेस्ट की पोजीशन आती है तो फिर क्या लैक्टिक एसिड क्या करता है कि उसका 1/5 पार्ट जो है वो एरोबिकली ब्रेक होता है। ठीक है। और फिर जो एनर्जी इसमें से रिलीज होती है वो बाकी जो लैक्टिक एसिड होता है 4/5 उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। मसल फटीग क्या होती है? मसल फटीग एक इस तरह की स्टेट है जिसमें जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और स्टिफ हो जाते हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा कि एटीपी की कमी हो जाती है। और एटीपी जब नहीं होता तो जो मसल्स हैं वो कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, क्योंकि क्रॉस ब्रिजेस जो हैं वो डिटैच नहीं हो पाते, जिस वजह से मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। इसके इसकी फटीग में दो रीजंस हो सकती हैं, या तो लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन या फिर इम्बैलेंस ऑफ आइंस। ठीक है। ये दोनों कॉज करते हैं फटीग को। जब जो लैक्टिक एसिड है ये क्या करता है? मसल्स की पीएच को कम कर देता है। ठीक है। जिस वजह से जो मसल्स हैं वो दर्द करने शुरू हो जाते हैं। और इसमें जो है एक्सट्रीम फटीग भी कॉज कर सकते हैं ये। अब हम देखेंगे कि एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है मसल्स पे। मसल उसी तरह से अपने आप को चेंज कर लेते हैं जिस तरह का उनसे काम लिया जाता है। जब मसल्स को एक्टिवली यूज करते हैं तो इनके साइज और स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा हो जाती है और ये ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं और फिर फटीग नहीं होने देते। ठीक है। जैसे ऑक्सीजन में एक्सरसाइज, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो एक्सरसाइज की जाती है जैसे स्विमिंग, जॉगिंग और वॉकिंग वगैरह, तो फिर क्या होता है कि मसल्स जो हैं वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। इसमें जो कैपिलरीज हैं और इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो कि फिर इसके बाद इसमें मायोग्लोबिन का सिंथेसिस भी ज्यादा होता जाता है। ये इन सारी चेंजेस की वजह से मसल्स जो हैं एफिशिएंट हो जाते हैं और रेजिस्टेंस शो करते हैं टू फटीग। लेकिन कभी कंप्लीट इमोबिलाइजेशन हो जाए मसल्स की तो ये मसल को वीक कर देते हैं मसल को, और फिर एट्रोफी भी कॉज कर सकते हैं। एट्रोफी एक कंडीशन है जिसमें मसल बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं। टेटनी भी एक डिजीज है जिसमें ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है वो कम हो जाता है और इसकी वजह से न्यूरॉन्स जो है उनकी वर्किंग स्टॉप हो जाती है और सेंसेशंस हमें महसूस नहीं होती। मसल्स में मूवमेंट्स जो होती हैं, इरेगुलर ट्विचेस या फिर कन्वर्जेंस वगैरह, और अगर ये सिस्टम अनट्रीटेड रहे तो ये लर्निंग्स और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी कॉज कर सकता है। ठीक है। उसको भी स्टॉप कर देता है हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को, जिस वजह से डेथ भी कॉज हो सकती है। क्रैम्प की बात करें तो क्रैम्प भी एक टेटनिक कंट्रैक्शन का प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है कि जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं और उनमें पेन होती है, और ये ज़्यादातर थाई और हिप मसल्स में होता है। और ये एक्सरसाइज के फौरन बाद या फिर नाइट में ज़्यादा इसके चांसेस हैं कि क्रैम्प्स पड़ सकें। इसके में रीजंस में हमारे पास आ जाता है लो ब्लड शुगर लेवल, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स कम बनते हैं, या फिर स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन्स की डिहाइड्रेशन जो है, डिहाइड्रेशन की इरेबिलिटी हो जाती है। अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल फॉर मूवमेंट ऑफ स्केलेटन। अब हम देखेंगे कि स्केलेटल मसल में किस तरह से अरेंज हुए होते हैं और फिर स्केलेटन को किस तरह मूव करवाते हैं। स्केलेटल मसल तीन पार्ट हैं। ओरिजिन ओरिजिन मसल्स का वो पार्ट है जो कि फिक्स होता है। ठीक है। और इंसर्शन जो है वो पार्ट है जहाँ पे मसल ने बोन को मूव करवाना होता है, और बेली इसका थिक पोर्शन है जो इन दोनों पार्ट्स के दरमियान में होता है, और यही बेली का जो पोर्शन है यही कॉन्ट्रैक्ट करता है। कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं क्या करते हैं
कनेक्टिव टिश्यू दूसरे टिश्यूज को बाइंड करते हैं या फिर दूसरे ऑर्गन्स को आपस में होल्ड करके रखते हैं। लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटल सिस्टम या फिर स्केलेटन में और मसल्स में जो अब काम करते हैं वो है हमारे पास फिब्रिल्स। ठीक है, दो तरह के होते हैं ये, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। जो लिगामेंट्स हैं ये बोन्स को बोन के साथ अटैच करते हैं, जबकि जो टेंडन्स हैं ये मसल्स को बोन के साथ अटैच करते हैं। ये नॉन इलास्टिक होते हैं। लिगामेंट्स इलास्टिक थे और टेंडन्स नॉन इलास्टिक। टेटनस जो है एक और टर्म है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है। बैक्टीरिया इस डिजीज में क्या करेगा कि ये स्केलेटल मसल्स को में स्पैस्म कॉज करता है। ठीक है, और ये इसमें स्टार्ट कहाँ से होता है कि सबसे पहले ये जॉ और नेक के मसल को हार्ड कर देता है। ठीक है, और जो कि फिर बाद में ऐसा भी होता है कि जॉ परमानेंटली फिक्स्ड हो जाते हैं, लॉक जो हो जाता है। और इसके बाद ये ट्रंक और लिम्ब मसल्स में जो है उसमें कॉज कर देता है स्पैस्म वगैरह। ठीक है, और फिर ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको भी खराब कर देता है। इस वजह से इसका डेथ भी कॉज कर सकता है। डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वहां पे तो ये बहुत कम है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे इसका मोर्टेलिटी रेट जस्ट 40% है। मीन्स के 40% लोग बच सकते हैं इससे, अगर ये हो जाए किसी को तो। बोन्स की मूवमेंट की बात करें तो ज्यादातर जो हमारे बॉडी में मसल्स हैं वो स्केलेटल मसल्स हैं। तो जो स्केलेटल मसल्स हैं ये मूवमेंट्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये टेंडन्स को पुल करते हैं और जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं मसल्स में उनको। ठीक है, अब जो टेंडन्स हैं वो फिर बोन्स को पुल करेंगे। ज्यादातर जो मसल्स हैं वो जॉइंट्स वाली जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो ये एक बोन को लेके जाते हैं, मूव करवा देते हैं दूसरी बोन से जहाँ पे वो फिक्स हुई होती है। ठीक है, या इंसान की बॉडी में 650 मसल्स हैं। ज्यादातर इनमें जो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो मसल्स हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप को कहते हैं एंटागनिज्म। जो मसल्स हैं इनमें जो ज्यादातर मूवमेंट है वो लीवर मूवमेंट है। मीन्स जिस तरह लीवर काम करता है, लीवर में की एक साइड में अगर वजन आए तो दूसरी साइड जो है वो अपवर्ड मूव कर जाती है। इसी तरह से जो पेयर्ड मसल्स हैं वो भी लीवर की फॉर्म में अपनी मूवमेंट शो करते हैं। क्या करते हैं कि एंटागनिस्टिक मसल्स होते हैं, एक मसल जो है वो दूसरे मसल के एक्शन को रिवर्स करता है। ठीक है, उसके ऑपोजिट काम करता है। इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं एल्बो ज्वाइंट पे जो बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स की मूवमेंट्स हैं उनको। बाइसेप जब आर्म को बेंड करवाते हैं, ठीक है, एल्बो ज्वाइंट पे, और जो ट्राइसेप है उसको स्ट्रेट करवाते हैं। बाइसेप के जो ब्रैकी मसल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्कैप्यूला के हेड्स पे। ठीक है, और इंसर्ट किस में हुए होते हैं, रेडियस बोन में, रेडियस बोन के मेडियल सरफेस में। इसके अलावा जो दो मसल्स हैं बाइसेप के नीचे उनके वो हैं ब्रैकियल्स एंड ब्रैकियोरेडियल्स, और ये ट्राइसेप भी कहते हैं इनको। ब्रैकियल्स जो हैं वो अल्ना में इंसर्ट हुए होते हैं, जबकि ब्रैकियोरेडियल्स जो हैं वो रेडियस में। ठीक है, अब जब ये मसल्स जो हैं कंट्रैक्ट करते हैं तो ये रेडियस और अल्ना को लिफ्ट कर देते हैं, मीन्स ऊपर की तरफ को, और आर्म को जो है बेंड करवाते हैं एल्बो की पॉइंट पे। और जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आर्म को स्ट्रेट कर देते हैं। अब जो एंटागनिस्टिक पेयर्स हैं, वन मसल्स रिवर्सेस द इफेक्ट ऑफ द अदर एंड दे डू नॉट कंडक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। एक टाइम पे दोनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइसेप कंट्रैक्ट होगा तो जो ट्राइसेप है वो रिलैक्स करेगा और मूवमेंट क्या है, बेंडिंग वाली। ठीक है, और जब बाइसेप रिलैक्स करेगा तो जो ट्राइसेप है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मूवमेंट इसमें हो रही है स्ट्रेटनिंग ऑफ द आर्म। अब हम बात करते हैं लोकोमोशन की। तो आज हम सिर्फ दो ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यूग्लिना में। यूग्लिना मूव करता है फ्लेजेलम के थ्रू। फ्लेजेलम जो है इसका विप की तरह की मूवमेंट शो करता है। जब फ्लेजेलम पीछे को मूव करता है तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी आगे को मूव करती है। ठीक है, अब जो फ्लेजेलम है ये प्रेजेंट होता है इंटीरियर एंड पे और ऑर्गेनिज्म की बॉडी को मूव करवाता है आगे की तरफ। फ्लेजेलम में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, जो कि स्पाइरल फैशन में होती हैं और ये इसकी बेस से टिप में जाती हैं। इसकी एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी को इंक्रीज कर देती हैं। अब जो फ्लेजेलम का जो एक्टिविटी है वो क्या करवाता है, यूग्लिना को रोटेट करवाता है, रोटेट फॉरवर्ड अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, आगे की तरफ को मूव करवाएगा उसकी एक्सिस के अराउंड मूव करवाते हुए। यूग्लिना जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इसके अंदर होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनिम्स, इसकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं।
तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यूग्लिना की शेप और उसकी डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी बॉडी शॉर्ट होती है, फिर इंटीरियर से वाइड होना स्टार्ट करती है, फिर मिडल पोर्शन से, और फिर बाद में पोस्टीरियर एंड तक। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसे हम कहते हैं यूग्लिनाइड मूवमेंट। पैरामीशियम जो है इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो मूवमेंट है उसे हम कहेंगे सीलियरी मूवमेंट। ठीक है, अब जो सीलियां हैं सारे इकट्ठे मूव नहीं करते बल्कि पेयर्स की फॉर्म में मूव करते हैं, एक सीक्वेंस की फॉर्म बनाते हैं। सीलिया जो है शॉर्ट है, थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सीलिया जो है वो उनका जो साइज है कुछ माइक्रोन से ज्यादा, मतलब 100 माइक्रोन तक भी हो सकता है। इसका डायमीटर 0.1 टू 0.5 माइक्रोन भी हो सकता है। और एक सीलियम जो है, सीलिया प्लूरल है और सीलियम उसकी सिंगुलर फॉर्म है। एक सीलियम में 9 पेरिफेरल डबल फिब्रिल्स होते हैं। ठीक है, 9 पेरिफेरल डबल फिब्रिल्स। उसकी शेप जो है वो एयर शेप्ड फिगर होती है। ठीक है, और इसके बाद दो इसके सेंटर स्मॉलर फिब्रल्स भी होते हैं। अब ये जो फिब्रल्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज हुए होते हैं सीलियम में, और ये कवर्ड हुए होते हैं विद द एक्सटेंशन ऑफ द मेम्ब्रेन। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो अभी तक नहीं पता, लेकिन 1955 में ब्रैडफोर्ड ने सजेस्ट किया था कि इसकी जो मूवमेंट है वो डबल फिब्रल्स की ग्रुप्स की फॉर्म में मूवमेंट होती है। जैसे सबसे पहले पहले ग्रुप में क्या होता है कि उन 9 में से जो 5 हैं डबल फिब्रल्स वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और स्लाइड करते हैं। ठीक है, और फिर इसके रिजल्ट में जो सीलियम है वो बेंड होता है और शॉर्ट होता है, इसे कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं कि उन 9 में से जो 4 हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो सीलियम बिकम स्ट्रेट, उसे कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। अब इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक के नतीजे में जो पैरामीशियम है वो वाटर के अगेंस्ट मूव करेगा और जो एनर्जी इसको मिलेगी वो देगा एटीपी। इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो एटीपी से एनर्जी रिलीज करवाते हैं। जो इसका सीलिया का एक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड होता है और सीलिया जो है फिर बीट करते हैं एक सीक्वेंस में, ताकि जो एनिमल है वो एक डायरेक्शन में मूव कर सके। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।